चैप्टर 2 में जितना भी बेसिक चीज है ना, जो भी चैप्टर 2 में इस्तेमाल होगा, उन सभी चीज को, उन सभी टॉपिक्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे चैप्टर 1 का कुछ कुछ टॉपिक हो गया, या फिर कुछ बेसिक जैसे वेक्टर वगैरह का, क्लास 11th का कुछ कुछ टॉपिक का भी काम इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो सब चीज अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। एकदम जरूरी है ये। चलो देखो, नहीं तो चैप्टर 2 में बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में हल्का सा, इसमें जो जो चीज इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट का काम पड़ता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए डॉट प्रोडक्ट क्या है, अगर दो वेक्टर दिया हुआ इस तरीके से, यहां पर है वेक्टर ए, यहां पर है वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, कुछ लोग 11th में पढ़े होंगे, कुछ लोग भूल गए होंगे, तो ए डॉट बी करते हैं तो कितना आता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता था, गेट लगा दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, ए क्रॉस बी करते थे तो ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। अच्छा, लेकिन यहां डॉट प्रोडक्ट में यही चीज यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर कभी भी डॉट प्रोडक्ट in terms of I J K, इसका भी यूज होता है इस चैप्टर में। जैसे कि मान लिया जाए एक वेक्टर दिया हुआ है A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक वेक्टर B है, ठीक है। ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप ऐसे दिया हुआ है। अगर बोलेगा कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बताइए कि कितना होगा। एक वेक्टर आई जे के रूप में है, दूसरा वेक्टर भी आई जे के रूप में। अगर बोलेगा कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो कैसे करेंगे, हाँ, आई के सामने वाले को आई के सामने से गुना करेंगे, है ना। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, उसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, ये जे के सामने वाला को जे के सामने से गुना करेंगे कोफिशिएंट से, 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू क्या -2। अच्छा, उसके बाद प्लस 4 इंटू क्या 3। अगर मान लिया जाए यहां पे के नहीं होता, के नहीं होता, तब तो ये 4 इंटू 0, के नहीं होता तब। और उसके बाद इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया -6, ये हो गया कितना 12। तो कितना होता है, 12 2 14, 14 में से 6 गया 8। ये इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का काम हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया जाए इसको फटाफट से। इसी में यही सब अगर डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लिखा रहेगा, ई डॉट डी एक्स ऐसे करके डॉट प्रोडक्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, ई डी एक्स कॉस थीटा ऐसे करके लिखते हैं ना ये सब। अच्छा अच्छा, ये सब छोटा छोटा चीज बस ध्यान रखना, अगर ऐसा ऐसा कभी दिखेगा तो कोई नहीं। अच्छा, इसका ऐसे एग्जांपल एक हल्का सा लिख लो, एक पॉइंट बस, आगे बढ़ते हैं तुरंत। हम लोग को आगे समझना है थोड़ा सा इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। इंटीग्रेशन का काम पढ़ने वाला है इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा, ठीक है। कैसा कैसा पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन का यूज होने वाला भी है उसको यहां करा ही देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए इंटीग्रेशन जो होता है एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरीके से, और ऐसे करके इंटीग्रेशन का चिन्ह, और इसी के इंटीग्रेशन के चिन्ह में अगर यहां दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक लिमिट दे दिया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऐसा वाला इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, dx मने x के हिसाब से करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, dx मने क्या, x के हिसाब से। तो देखेंगे कि x के पावर में कितना है, x के पावर में जितना है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और जोड़ के जितना आया उतना से भाग देते। अच्छा ठीक है, तो यहां पे x का पावर 2 में क्या किए, एक जोड़ दिए।
अच्छा, उसके बाद क्या किया, जितना आया टोटल से भाग दे दिया। अब लिमिट जो था उसको जस का तस यहां पे इस तरीके से लिख देते थे। अच्छा, उसके बाद क्या, x का पावर 3/3, यही है ना, 1 है 5 है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते थे, एक बार इसी इक्वेशन में x के जगह पे क्या करेंगे, ऊपर वाला डालेंगे और माइनस, फिर इसी इक्वेशन में x के जगह पे क्या करेंगे, नीचे वाले डालेंगे। तो x के जगह पे यानी कि 5 का पावर क्या करेंगे, 3/3 माइनस 1 का भागा पावर 3 भागा क्या 3, यानी कि देखो ना डिट्टो, x³/3 जो है उसमें क्या किए, एक बार 5³/3, एक बार 1³/3 ना, ऊपर वाला लिमिट x के जगह पे एक बार ऊपर वाला बैठाए, फिर माइनस एक बार नीचे वाला बैठा। उसके बाद क्या करना होता है इसको, 25 25 125/3 माइनस 1 तो 124 बटा क्या 3, इतना आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी में हमको मान लिया जाए, अगर देगा इंटीग्रेशन करने के लिए एक है, हाँ जैसे भी इस सवाल दिया ऐसे, ठीक है। अब इसी में हमको करना है, तो क्या ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर थोड़ा सा अगर ठीक से लिखे तो ये लिखा हुआ क्या है अपने पास, देखो तो ये सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, तो तब ठीक कर दिए सहूलियत के लिए, R0 और यहां क्या इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद अभी इसको देखो तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा का मतलब क्या हो गया, R का पावर क्या -2 dr, यही ना, यानी ये बोल रहा है dr मतलब क्या, R के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है भाई, तो R का पावर -2 का करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर समझते हैं तो देखेंगे कि जो पावर में है उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और जोड़ के जितना है उतना से भाग दे देंगे। ठीक है, तो R का पावर -2 है ही ना, इसमें एक जोड़ देंगे और जोड़ के जितना आएगा उतना से भाग देंगे, यानी कि -2 + 1 से क्या किए, भाग दे दिए। अच्छा, यहां क्या डालेंगे, लोअर लिमिट, यहां अपर लिमिट। ठीक है, उसके बाद आगे का कहानी बताओ जरा खुद। R का पावर -2 में एक जोड़ेंगे, तो -2 में एक जोड़े तो कितना हो गया, -1, R का पावर -1 भागा -1 क्या। अच्छा, उसके बाद देखो तो यहां R0 है और यहां क्या है, इन्फिनिटी ना। अच्छा, तो अब ये पावर -1 का मतलब क्या हो जाता है, 1/, अच्छा ये -1 है तो इसको यहां पे माइनस लिख सकते हैं क्या, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, -R का पावर -1। ये क्या क्या कर दिए बढ़िया से, जैसे अच्छा इस R का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/R। अच्छा चलो इसको लिख दिए 1/R। ये जो -1 था इसको यहां पे लिखेंगे साइड में, तो यहां पे माइनस यहां साइड में कर दी। अब ये R0 और ये क्या है, इन्फिनिटी। ठीक, तो अब इसी को आगे बढ़ते हैं अगर, ठीक, तो अगला पेज पे ये कहां तक था, -1/R था, और कहां से कहां तक, R0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यही चीज किया हुआ था, यही सेम चीज को यहां पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, -1/R की जगह पे एक बार इन्फिनिटी डाल दिए। ठीक, उसके बाद घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसी इक्वेशन में -1/R की जगह क्या डालेंगे, R0। ठीक है, तो क्या किए देखो तो 1/∞ तो 0 हो गया, ये तो सारा टर्म 0 है ना, और माइनस माइनस प्लस 1/R0, तो खाली 1/R0 आया, 1 क्या आया। तो ऐसे इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसको लिखो तो जरा सा फटाफट। चलो आगे देखो, अगला है इसके बाद आगे एक चीज एक और कराए थे जो सबका यूज होने वाला है। जैसे मान लिया जाए एक दिया रहेगा टॉ डी थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके थीटा तक। क्या चीज, नहीं
टॉर्क कैसे? टॉर्क में तो पी साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ, या फिर मान लो θ1 से लेके θ2 ऐसे दे दिया, θ1 से θ2 और टॉ डी थीटा ऐसे दिया हुआ, ठीक। और टॉ मेरा क्या होता है? टॉर्क पी साइन थीटा। अच्छा, यानी कि पी ई साइन थीटा लिखा हुआ है डी थीटा। तो θ1 से कहां तक? θ2 तक, ठीक है। ऐसे मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। ये थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के हिसाब से। तो ये साइन थीटा का ना होगा, साइन थीटा का। बाकी ये पी और ई कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में एक चीज होता है कि कोई भी कांस्टेंट चीज को, कांस्टेंट का मतलब जो चीज बदल नहीं रहा है, फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट उसको कहते हैं। तो उस फिक्स चीज को हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे अगर इसको, तो यहां से पी और ई बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में बचेगा क्या? साइन थीटा डी थीटा। यहां θ1 से θ2 तक। अच्छा, पी ई तो ठीक है। कोई बताओगे कि साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखो, कुछ लोग को तो याद है, थोड़ा सा हम लिख देंगे, कुछ कुछ याद कर लेना है। लेकिन यहां पर तो खैर इस चैप्टर में यही एक तो यूज होने वाला है, साइन थीटा वाला, तो करा दिए। और बाकी जो लोग चाहते हैं कि और बेहतर गहराई से इंटीग्रेशन पे अपना पकड़ बनाना, तो वो बस तो ठीक है, पुराना वाला कॉपी से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंटीग्रेशन बाय एम अनवर लिख करके, आ जाएगा वीडियो मेरा, उसमें अच्छे से इंटीग्रेशन का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय एम अनवर लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पे, आ जाएगा। तो वहां से इंटीग्रेशन को भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें जो भी करना हो, रिवीजन ऑफ वेक्टर, वो सब सारा चीज का बना हुआ है। तो अच्छा चलो, अब इसी में साइन थीटा का करेंगे तो ये क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉसेट थीटा ना होता है जी, ऐसा नहीं कि बस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक। और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, हाँ ठीक, सही। चलो कोई बात पे नहीं रहना चाहिए। एक बार ऊपर वाला बैठाएंगे तो माइनस कॉस θ2 में से घटा देंगे, क्या घटाएंगे? इसी में नीचे वाला बैठाएंगे थीटा की जगह पे, एक बार इसी फोटो में क्या किए? ऊपर वाला बैठाए माइनस, इसी फोटो में क्या करेंगे? थीटा ही है ना, तो थीटा को तो माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो ये इतना आया। उसके बाद अब देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस कॉस θ1 अब माइनस कॉस θ2। तो ये प्लस वाला को पहले लिख देंगे, ये बाद में। ये पूरा का पूरा तो मेरा ब्रैकेट में है, तो यानी कि पीई इंटू, ये प्लस में हो जाएगा ना, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, प्लस कॉस θ1 को पहले लिख देंगे, यानी कि कॉस θ1 अब माइनस, ये माइनस वाला को बाद में लिख रहे हैं, माइनस कॉस थीटा। ये इस तरीके से हो गया, टी इंटू क्या? कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा। डेरिवेशन ये सब करेंगे हम लोग इसी चैप्टर 2 में, ठीक है। इसको फटाफट से छापो जल्दी जल्दी। चलो अगला टॉपिक जो काम का है हम लोग को वो ये, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये 11th का चैप्टर 5 है, वहां पे यूज होगा, वहां का चीज है ये। कौन सा चीज कहां कहां से आ रहा है वो भी चीज हम बताएं। ये सब बेसिक 11th का बेसिक मैथ है, फिर उसके बाद ये चैप्टर 3 में है, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर 5 में ये चीज पढ़ना पड़ता है। वर्क एनर्जी एंड पावर एक चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसी में जानते हैं हम लोग कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन वाला चीज का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा सा, जैसे पहला नंबर हम लोग को बाय कांस्टेंट फोर्स वर्क डन निकालना है, कांस्टेंट फोर्स के कारण और वेरिएबल फोर्स के कारण। कैसे निकालते हैं यही चीज अभी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो पहले कांस्टेंट वाला पे ना, बाय कांस्टेंट फोर्स
देखो कोई भी कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन निकालेंगे उसका क्या तरीका होता है, क्या बोल दिए, कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स कोई फोर्स है। जैसे कि अगर हम लोग ये एक वस्तु लिए, ठीक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसको आगे लेकर के जा रहे हैं, तो हमारा फोर्स तो फिक्स है 10 न्यूटन का 10 न्यूटन, और उसी 10 न्यूटन से इसको क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि 10 ही न्यूटन है, फिक्स है मान। लेकिन एक होता है वेरिएबल फोर्स, उसमें क्या किए, पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब जैसे लगाए 1 न्यूटन, फिर थोड़ा बढ़ा दिए 2 3 4 5 6, बदल रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं, फोर्स का मान को भी बदल रहे हैं अगर, तो फिर वो वेरिएबल फोर्स हो गया। तो पहले कांस्टेंट फोर्स वाला देखो, कांस्टेंट जिसमें कि फोर्स का मान बदल नहीं रहा है, एक समान है। तो उसके लिए अगर देखेंगे तो जैसे एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सिंपल है, इस तरफ ऐसे फोर्स लगा दिए, फोर्स मान लिया जाए 20 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, और इसको खिसका करके हम लोग 5 मीटर चला दिए। डिस्टेंस कितना मीटर चलाए हैं, 5 मीटर खिसका करके। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ये कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लिया जाए थीटा बराबर 60 डिग्री। ये एक वस्तु था सिंपल, उसके ऊपर क्या किया, ऐसे फोर्स लगाए, और लगा करके इसको, होता है ना कोई भी चीज को ऐसे करके बस क्या किया, ऐसे खींचे, ठीक। तो उसके कारण इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर का। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वो वर्क डन का फॉर्मूला एफ या एफ एस कॉस थीटा, या एफ यहां पे ये डी या एस से सूचित कर सकते हैं। डी या क्या चीज से, एस से, क्या चीज को, दूरी को, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, कितना दूरी तय किया ना ये वस्तु, उसी दूरी को एस या डी से दर्शा सकते हैं हम लोग। तो यहां पे कितना दूरी चला है भाई, 5 मीटर चला है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जितना चला इंटू कॉस थीटा, में थीटा क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो यानी कि यहां पे फोर्स हमारा कितना है, फिक्स है 20, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना चले हैं भैया, 5 मीटर। और रही बात थीटा की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहां क्या लेंगे, कॉस 60 डिग्री। पूरा ध्यान अच्छे से केंद्रित करो बेसिक में, बेसिक अच्छे से रहेगा तो उधर फिर चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ते समय सब याद आएगा। ये 20 पंचे 100 इंटू कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये वर्क डन बराबर कितना हो गया, 50 जूल। तो 50 जूल जो है, ये तो कांस्टेंट फोर्स के कारण ना वर्क निकाले तब ना, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होता, यानी कि फोर्स बदल रहा है, इक्वेशन के रूप में होता, तब उसके कारण कैसे, जैसे क्या थे, हाँ एग्जाम्पल के लिए ऐसा कुछ रहेगा, वेरिएबल, अगला वेरिएबल वाला पढ़ेंगे, उसमें फोर्स बराबर दिया रहेगा 3x² ऐसे करके। तो चलो वो भी अभी देखेंगे, फिलहाल इसको लिख लिया जाए फटाफट से। वर्क डन बाय क्या, वेरिएबल, ये ज्यादा काम का चीज है, ठीक है। हाँ, तो यही अभी हम लोग को यूज होने वाला है। देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, F बराबर 3x²। वी हैव, अपने पास एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, तो F = 3x², ठीक है। तो F = 3x² का मतलब क्या हुआ, ये इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कोई ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, इसी में देखो तो जब x का मान 0 होगा तो फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अगर x का मान 1 होगा तो फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। यानी कि जब ये x बराबर 1 मीटर पे पहुंचेगा तब फोर्स का मान 3 न्यूटन हो जाएगा। जब ये x बराबर मान लिया जाए 2 मीटर पे पहुंचता है, यहां पे ब्लॉक आ जाता है, यहां पे ब्लॉक आ जाता है, ठीक है।
तब उस समय फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? 2 दूना 4 तिया 12 न्यूटन का। यानी कि जब ये x बराबर 1 मीटर पे था तो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। जब x बराबर 2 मीटर पे पहुंचा तो, अच्छा, जब ओरिजिन पे था 0 तब फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे x बराबर 1 मीटर पे पहुंचा तो फोर्स कितना हो गया? 3 न्यूटन। जब x बराबर 2 मीटर पे पहुंचा तो 12 न्यूटन। जब x बराबर 3 मीटर पे पहुंचेगा तब 3 तिया 9 तिया 27, 3 मीटर पे पहुंचेगा तो 27 न्यूटन। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे फोर्स का मान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स भी यहाँ पे बदल रहा है, तो बदल रहा है फोर्स तो वेरिएबल फोर्स हो गया। तो अब ये वेरिएबल फोर्स के लिए जो होता है ना, अलग तरीका है अपनाने का इसको। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स है तो एफ एक्स का फंक्शन, एफ एक्स पे निर्भर कर रहा है, एक्स बदलेगा तो एफ बदल रहा है, एक्स बदलते जाएंगे तो एफ भी बदलेगा ना। तो एफ फोर्स का डिस्टेंस के साथ ना डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है, इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है एक्स का इनिशियल वैल्यू से लेके एक्स का फाइनल वैल्यू तक। अभी क्या क्या चीज है इसको समझो। जैसे हमसे पूछा कि वर्क डन बताइए एक्स बराबर 1 मीटर से लेके 3 मीटर के बीच, एक्स बराबर कहां से कहां तक, हम लोग इसी इक्वेशन को लगा के वस्तु को यहां से यहां तक खींचे। तो जब वस्तु एक्स बराबर 1 मीटर से लेके 3 मीटर के बीच ट्रेवल किया, चला, जब एक्स बराबर कहां से कहां तक 1 मीटर से 3 मीटर के बीच चला, उस दरमियान कितना वर्क हुआ ये पूछ रहा है। तो यानी कि यहां पे एक्स आई हमारा कितना है 1 मीटर, शुरू में इनिशियल, इसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और एक्स एफ बराबर कितना 3 मीटर, यानी कि ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन जो है इसका 1 मीटर और फाइनल पोजीशन इसका 3 मीटर। यानी कि सवाल ये ऐसे हो गया कि फोर्स का एक्स के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स बराबर 1 से लेके 3 के बीच वर्क कितना हुआ। इसमें फोर्स लगा रहे उधर एक्स एक्सिस के तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये सेम चीज है, इसका डॉट करेंगे तो एफ dx cos 0 डिग्री। हमेशा अक्सर तो खैर जितना भी डेरिवेशन करेंगे ना चैप्टर 2 में, कुछ भी करेंगे तो थीटा का मान 0 डिग्री ही होगा। तो हमेशा जब ये 0 डिग्री होने वाला है, यानी कि ये 1 होने वाला है, तो हमेशा हमको रूप जो देखने को मिलेगा इसका वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। वर्क बराबर ये एक्स आई से लेके कहां तक एक्स एफ तक, और ये तो 1 हो जाएगा ना, तो एफ डी एक्स खाली मिलेगा। क्या हर बार चैप्टर 2 में हर जगह थीटा का मान 0 डिग्री होगा। जैसे चैप्टर 1 में भी तो था, गॉस लॉ वगैरह से डेरिवेशन करते हर जगह थीटा कितना था 0 डिग्री कर करके काम किए थे ना, यहां भी हर जगह 0 डिग्री। ठीक है, तो चलो समझेंगे। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब इसी में हमको बैठा देना है। ये इंटीग्रेशन जैसा नहीं लग रहा है, एक्स आई का मान कहां से 1, एक्स एफ कितना हो गया 3, यहां 1, यहां पे क्या 3, यहां एफ की जगह पे कितना 3x², और ये क्या है dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने तो आता है ना हम लोग को। इसको क्या करेंगे 3x, x के हिसाब से करना है, x के पावर में देखेंगे क्या है 2 है, उसमें 1 जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, उसके बाद 1 और 3। तो अब ये कितना हो जाएगा देखो तो, वर्क बराबर 3x का पावर 3 भागा 3, 3x का पावर 3 भागा 3, कहां से कहां तक 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, ये 3 3 कट जाएगा। तो वर्क बराबर x का पावर 3 1 से लेके 3 तक, वर्क बराबर x के जगह पे एक बार ऊपर वाला डालेंगे तो क्या करेंगे 3 का पावर 3 में से घटाएंगे, x के जगह पे एक बार क्या करेंगे नीचे वाला डालेंगे, x के जगह पे एक बार ऊपर वाला डाले, माइनस एक बार क्या
नीचे वाला। तो वर्क बराबर देखो तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो गया ये 1। तो वर्क डन बराबर कितना हो गया ये 26 जूल। इस तरीके से हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कर सकते हैं। कंजर्वेटिव जरा सा बचा हुआ है और थोड़ा सा लिखा जाए इसको फटाफट। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग दिया जाए क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। कोई बता सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नाम सुने कभी कंजर्वेटिव फोर्स का? इसको भी पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11th में, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो सब फोर्स होता है, अगर एकदम साधारण भाषा में बोला जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स वो सब फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी को कंजर्व करने का क्षमता रखता हो, यानी एनर्जी को जमा करके रखने का क्षमता रखता हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये एकदम साधारण भाषा में बोले, इसका और भी पूरा डेफिनेशन वगैरह सब कुछ ये सब बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ता है 11th फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन हम एक बस ऐसे समझने के लिए बोल दिए, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए अगर ये अर्थ है, ठीक है, हम इस पेन को यहां पर यहां से क्या करते हैं, यहां से उठा करके यहां तक लेकर के आए, कंजर्वेटिव फोर्स समझा रहे हैं। इस पेन को यहां से उठा करके यहां तक लेकर के आए, अभी इस पेन के पास कुछ एनर्जी है छिपा हुआ, कंजर्व है एनर्जी। कैसे? तो देखो जरा से इसको जैसे छोड़े तो ये भाग गया पेन, इसका मतलब जब तक इस पेन को यहां पर पकड़े हुए थे तब तक इसके पास कुछ एनर्जी छिपा हुआ था, जैसे छोड़े ये भाग गया। ऐसा किस फोर्स की वजह से हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो इसमें जो एनर्जी छिपा हुआ था वो एनर्जी नहीं छिपता। वो एनर्जी, छिपा हुआ एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। छिपा हुआ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया, कुछ लोग को मालूम होगा कि mgh बोलता है, कुछ लोग को शायद याद हो। तो जो यहां पर लेकर के आए तो इसके पास एनर्जी छिपा हुआ था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण था, छोड़े तो भाग गया ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसमें कुछ एनर्जी जमा हो गया, तो कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। एकदम साधारण भाषा हो गया समझने के लिए, ठीक है। और भी इसका जो तरीका है वो भी हम लोग अभी जानेंगे थोड़ा थोड़ा सा। फिर उसी तरीके से जैसे स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग में कोई भी ब्लॉक बांध करके उसको अगर ऐसे करके खींचते हैं, ठीक है, छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग भागेगा। तो यानी कि जब स्प्रिंग को इस तरीके से खींच करके यहां पे पकड़े हुए थे तो स्प्रिंग के पास क्या है, कुछ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में जमा हो गया स्प्रिंग फोर्स के कारण। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, स्प्रिंग भागेगा। अच्छा, तो ठीक है, यहां पर भी एनर्जी जमा हुआ स्प्रिंग फोर्स के कारण, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, रबड़ वगैरह में इलास्टिक वाला फोर्स भी होता है ना, उसमें भी ऐसे कोई चीज को पकड़ के ऐसे करके खींच के रखेंगे तो इसमें एनर्जी जमा रहेगा, छोड़ेंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा। अच्छा ठीक है, उसी तरीके से फिर बॉयंसी का फोर्स भी होता है, उत्प्लावन बल उसको हिंदी में कहते हैं ना, वो भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। उसमें भी जैसे एक बाल्टी में पानी भर दिए, अब बाल्टी में पानी भरने के बाद क्या करते हैं, अगर उस बाल्टी में पानी भरा हुआ है और अगर कोई एक बॉल वगैरह को उसमें डुबाएंगे तो उसमें भी एनर्जी जमा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो बॉल ऊपर भाग जाएगा। कभी भी जहां जहां जिस जिस फोर्स में कोई भी चीज को ऐसे वैसे या कुछ करके छोड़ने के बाद वो भाग जाता हो, उस सारा फोर्स मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये तो हर जगह होता है, मैग्नेट में भी, मैग्नेट में भी छोड़ेंगे ऐसे भागने वाला चीज है, मैग्नेट में भी होता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स ना। नॉर्थ पोल दोनों को सामने साथ लेकर के आएंगे, छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। या नॉर्थ और साउथ है, उल्टा ऐसे रखेंगे पकड़े हुए, छोड़ेंगे तो क्या होगा, खिंचा जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये छोड़े तो भाग जाए वाला कहानी जहां जहां है, सारा फोर्स मेरा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ऐसे भी शॉर्टकट एक लाइन में अगर बात ध्यान रखा जाए तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन का फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए, और एक होता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स बोले तो वो पानी और पानी के बीच, पानी के ऊपर तेल इस तरीके से छीट दिए, या फिर पानी के ऊपर जो नाव चल रहा है तो नाव का जो लेयर है, जो उसका बॉडी होगा वो, और पानी के लेयर के बीच, लिक्विड और सॉलिड के बीच या लिक्विड के बीच जो घर्षण का बल लगता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, यानी एक प्रकार का घर्षण ही ना। तो बस घर्षण को, फ्रिक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितना भी फोर्स है सब हमारा क्या है, कंजर्वेटिव है।
घर्षण को छोड़ने के बाद सारा फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। एक ही लाइन में ध्यान रखना। तो बाकी और जो भी फोर्स का तुम नाम लो, सारा फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो सारा फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये तो ऐसे समझने के लिए हो गया। अब इसका उदाहरण में इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब सारा चीज। अच्छा, ये तो हो गया समझने के लिए, हम बोल दिए कि अच्छा चलो ऐसे ऐसे समझते हैं। 11th क्लास में पढ़ना होता है अलग तरीके से इसको। ठीक है, अब उतना डिटेल में वो चीज पढ़ा पाना अभी संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक होता है क्या कि जैसे अगर मान लिया जाए अगर हमको कभी भी वर्क निकालना होता है ना, कोई भी चीज का वर्क निकालना होता है, तो वर्क ऐसे भी निकालते हैं कि वस्तु के एनर्जी में कितना हमने परिवर्तन किया। ठीक है, वर्क करने से किसी भी वस्तु के एनर्जी में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, रेस्ट में है अभी, इस पे वर्क करेंगे तो ये आगे जाएगा। वर्क किया, इसको धक्का दिए, फोर्स लगाएंगे तभी ना वर्क होगा। फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट आया, कुछ वर्क हुआ, तो हमने इसका एनर्जी चेंज कर दिया। पहले ये रुका हुआ था, अब जब इसको चलाए हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया होगा, हाफ mv²। तो चलने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी आता है। हमने एनर्जी में जो चेंज किया ना, वही एनर्जी में चेंज ही वर्क देता है। अच्छा, जैसे अगर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है, यहां पे रखा हुआ, यहां से जमीन से, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे 20 मीटर हाइट पे रखा हुआ। यहां पे अगर इस वस्तु को हम यहां लेकर के जाएं, फिर यहां लेकर के जाएं, फिर यहां ला करके फिर वापस यहीं लेकर के आ गए, तो पहले पोटेंशियल, ये अगर h हाइट है, h इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो कितने लोग को मालूम है कि h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। ये mgh का नाम सुने कभी? है? एगो प्रचार होता है MDH मसाला वाला ना, उसका ध्यान मत रहेगा। हाँ, तो ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास पहले से कितना है? mgh। जब h हाइट पर है तो इसके पास ऊर्जा कितना है? mgh। जब इसको घुमा फिरा करके फिर से वहीं लेकर के आ गए तो फिर से टोटल एनर्जी उसके पास mgh ही रह गया। तो इसका ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे। जहां से चले वापस वहीं अगर पहुंच गए तो जितना पहले ऊर्जा था अब भी उतने ऊर्जा है, ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गया? जीरो। तो कहेंगे कि ये राउंड ट्रिप जर्नी है। इसको मतलब जहां से चले या फिर वही वापस चले गए तो उसको कहते हैं राउंड ट्रिप जर्नी। जैसे पूर्णिया से आप गए दिल्ली और फिर वहां से आप वापस पूर्णिया आ गए, जैसे आज गए वहां कल रेस्ट करके फिर वापस आ गए, तो ये राउंड ट्रिप जर्नी हुआ। जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए तो राउंड ट्रिप जर्नी। तो जैसे इसमें राउंड ट्रिप जर्नी एक भाषा बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स को परिभाषित करने के लिए, कि अगर राउंड ट्रिप जर्नी में वर्क डन अगर जीरो हो जाए तो कहेंगे क्या कि वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वस्तु पे लग रहा है, जहां से चले वापस वहीं आ गए, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, बाद में भी पोटेंशियल एनर्जी mgh, एनर्जी में उसका चेंज नहीं आया, चेंज जीरो, तो वर्क डन जीरो। वर्क का फॉर्मूला, वर्क का डेफिनेशन ही होता है चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे जहां से चले फिर वापस वहीं पहुंच गए, एनर्जी में चेंज नहीं आया, तो कहेंगे क्या कि हाँ, यहां पे वर्क डन भी जीरो हो गया। हाँ, अगर मान लिया जाए यहां से चलते चल करके, जैसे इसी हाइट से चलते चल करके यहां पहुंच जाते, तब तो हाइट बढ़ गया ना कुछ, तो अब एनर्जी में परिवर्तन आया। पहले कम था एनर्जी, अब ज्यादा हो गया एनर्जी, तो अब कुछ वर्क हुआ, तब कुछ वर्क हुआ बोलेंगे। लेकिन अगर जहां से चले वहीं वापस पहुंच गए तो पहले भी mgh बाद में भी mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है तो वर्क जीरो। तो राउंड ट्रिप जर्नी में अगर वर्क जीरो होता है किसी फोर्स के कारण, तो उसके वजह से भी कह सकते हैं कि वहां पे वो फोर्स, जिस फोर्स के कारण राउंड ट्रिप में जर्नी जीरो, राउंड ट्रिप जर्नी में वर्क डन जीरो हो रहा है जिस फोर्स के कारण, वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब डिटेल में 11th में होता है, वहां पे बहुत ज्यादा बारीकी से सब कुछ, ढेर सारा एग्जाम्पल दिया जाता है इस तरीके से, इंक्लाइंड प्लेन वगैरह बना करके ढेर सारा चीज, प्रूफ भी इसका है उसको करने का। तो लेकिन उतना हम लोग तो कर नहीं सकते, हम लोग तो चैप्टर 2 क्लास 12 का करना है, तो बस हल्का हल्का खाली आइडिया लग गया काफी है अपने लिए। ठीक है, ठीक है, यही सब चीज है। लेकिन अगर तरीका हो लिखने का तो तरीका इसका यही है। ऐसे तो साधारण भाषा में अपने मन में क्या समझेंगे, वो फ्रिक्शन उड़क्शन को छोड़ दो, सब फोर्स हमारा क्या है? कंजर्वेटिव, बात खत्म। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन सब इसका होता है कि इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन राउंड ट्रिप जर्नी इज जीरो, राउंड ट्रिप जर्नी में अगर वर्क डन किसी फोर्स के कारण जीरो आ रहा है, तब वह फोर्स कहलाता है क्या?
कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय दिस डिपेंड ऑन दी, अच्छा 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 अच्छा, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा था वो हमारा इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे निर्भर करेगा। अगर यहां पे इनिशियल पोजीशन था, शुरू में यहां पे था, बाद में यहां पहुंचा तो बदल गया ना जगह, तब वर्क हुआ। लेकिन अगर जगह वही का वही रह गया तब वर्क नहीं हुआ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। वर्क डन इस फोर्स के कारण इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंसी का फोर्स, अच्छा, और ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब जितना है सारा फोर्स, ठीक है। बस खाली फ्रिक्शन और विस्कस को छोड़ करके लिख लिया है तो फटाफट से इसको आगे हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वही शॉर्ट में बस खाली जो उसका फॉर्मूला है बस वही हमको पता होना चाहिए कि जैसे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और अगर इस अर्थ के सरफेस से हम लोग h हाइट पर रहते हैं, यहां पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, तो h हाइट पर अगर कोई एक वस्तु रहेगा यहां पर, तो इसके पास एक पोजीशन की वजह से एक छिपा हुआ एनर्जी होगा जिसको पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 9th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है, mgh 11th में तो है ही, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन में। लेकिन फिर भी यहां पे 9th क्लास में भी तो है क्या, यहां अगर ये m मास है, m मास का वस्तु है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा कौन सा? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इसके पास? mgh। यहां पर m क्या होता है? मास, g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वजन त्वरण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन आता है किसी भी वस्तु में, छोड़े तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना ग्रेविटी के कारण, वही। इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्स में इसको 10 भी लेकर के चलता है लोग, अच्छा। और h क्या है हमारा? हाइट है ना, ये क्या हो गया? हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से h हाइट पे है तो उसके पास कितना है? mgh। उसी तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात किया ना, फिर आगे हम लोग चल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सब भी समझेंगे। जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है सभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी आता है। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स के लिए आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज को ऐसे पकड़े हुए छोड़ेंगे तो दोनों चार्ज भागेगा ना, तो जब तक पकड़े हुए तो एनर्जी छिपा हुआ था, तो दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बॉयंसी के लिए बॉयंट पोटेंशियल एनर्जी, सारा जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन सब में, फ्रिक्शन में कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे लाए छोड़ देंगे तो वापस जाने का कोई कहानी नहीं है इसमें ना, घर्षण के कारण। बाकी और सब जगह है, तो इसको लिख लो जरा सा फटाफट से। अगला सबसे खास चीज है ये रिलेशन बिटवीन, क्या पढ़ना है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी वर्क डन भी हम लोग निकालना सीखे, कंजर्वेटिव फोर्स भी सीखे, अब पोटेंशियल एनर्जी भी जाने। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटी में तो वहां चीज, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रूल काम करेगा वही रूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो बस देखो समझते हैं क्या क्या चीज है बढ़िया से, ये संबंध पहले समझते हैं हम लोग। क्या समझने वाले? हेडिंग है क्या? हेडिंग में दिया हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है ना, वो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है उस वर्क के कारण, उन दोनों में संबंध क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में क्या संबंध है? ठीक है, देखो जरा सा समझते हैं।
इसको एकदम बारीकी से हमको समझना पड़ेगा बढ़िया से। सब 11th का चीज है, ये सब क्लियर होना चाहिए था वहीं पर। कितने लोग को मालूम है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है? ये रिलेशन कोई जानते हो? सब करेंगे यही चीज कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा उसका निगेटिव हमको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को दिखलाता है। ये आने वाला है, ये होने वाला है। ये सब चैप्टर 5 में पढ़ा रहता है बच्चा सब, ठीक है, जो पढ़ता है। चलो देखो समझते, वर्क एनर्जी थ्योरम है, बहुत सारा चीज है 11th में। तो यहां पर जैसे अगर मान लिया जाए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं और यही संबंध हमारा यहां भी काम आएगा, ठीक है। तो सब का इस्तेमाल करके डेरिवेशन भी करेंगे इसीलिए। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस है, यहां पर वस्तु रखा हुआ है। अरे लिखने के चक्कर में मत रहो, एक तो ऐसे भी छोड़ चुके हैं 11th में जो पढ़ना चाहिए था खास। ये तो चैप्टर के अंदर फिर से आएगा ही ना, लिखना नहीं, एकदम नहीं, समझने पे फोकस करो। बाद में फोटो भी खींच लोगे, रख लेंगे, बाद में अपना लिखते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन समझने पे पूरा फोकस करो, क्योंकि जो एक बार छूट गया वापस से दोबारा मिल रहा है, तो थोड़ा सच समझने फोकस करना। जैसे अर्थ के सरफेस पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0, हाइट 0 है, इसीलिए mgh में 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अच्छा, जैसे अगर इसी वस्तु को उठा करके हम लोग यहां पे लेकर के आ गए, कितना हाइट पे, बहुत खास चीज है, जितना अब तक बेसिक बताए हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये m मास का वस्तु है, ये m मास का वस्तु यहां से चल करके कहां तक आ गया, नीचे से जमीन से उठा के उसको यहां h हाइट तक, यहां से उठा के यहां तक लेके आ गए। तो अब ये m यहां पहुंच गया। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगा, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh, और शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है शुरू में, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास तो इसका अभी भी m है, बाद में भी m रहेगा ना, ये m हमारा क्या है, ये इसका मास हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी Pe का मतलब ये समझ जाओगे ना, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, ये रिलेशन तो आएगा आगे। तभी इसी में आगे देखो तो जरा सा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग यहां से उठा करके यहां तक लेकर के जाते हैं, कोई वस्तु को क्या किए, यहां से उठा करके जब यहां इस हाइट तक लेकर के जाएंगे, एक वस्तु है, इस पे हम फोर्स लगा करके इसको कहां लेकर के जा रहे हैं, ऊपर की ओर। बहुत बारीकी से समझना, बहुत लंबा चीज है, लेकिन देखो जैसे जैसे उसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो इस वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, जरा अगर ये सब पहचान पाते हो। जैसे एक वस्तु है, इसको यहां पे से उठा के यहां तक लेके जा रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। एक तो हम हाथ से जो लगा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ग्रेविटी भी लग रहा है। एक ही समय में दो दो फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी यहां पे काम कर रहा है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन बार बार हम शब्द बोलते हैं कंजर्वेटिव, तो तुरंत समझना तुम क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बोलेंगे कंजर्वेटिव, समझना क्या है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो नीचे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, उसके विरोध में हम हाथ से ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, और वस्तु को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो एक वस्तु पर दो दो फोर्स काम कर रहा है एक ही समय में, ठीक है। एक तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण का कंजर्वेटिव फोर्स, और एक फोर्स हो गया वर्क कौन सा, अगेंस्ट ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाए, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाए। अच्छा ठीक, तो हमको अगर सिर्फ देखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ, अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं वर्क डन, क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को WC से सूचित कर रहे हैं, ठीक है।
तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि कौन सा यहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम कंजर्वेटिव बोल के इसीलिए ऐसा बना रहे हैं ताकि जो नियम यहां बन जाएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी वैलिड होगा, वही मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी वैलिड होगा, बॉयंसी, स्प्रिंग, इलास्टिक सब के लिए वैलिड हो जाए। इसीलिए हम यहां पे सिर्फ WC लिखे, जनरल नाम रखे। तो यहां पर अगर वर्क डन निकालेंगे इसके कारण, तो जरा से देखो तो वर्क डन क्या आएगा। एक वस्तु को यहां से ऊपर लेकर के गए, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो तुम पढ़े हो, फोर्स इंटू, अच्छा जब ये वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तो लगातार नीचे की तरफ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब कोई भी वस्तु पे नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसका नाम होता है mg फोर्स। कोई भी वस्तु पर नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का बल काम करेगा वो बल होता है mg। mg मास, m हो गया मास, g यानी कि 9.8 mg। तो इसके ऊपर जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना है mg। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ इस पर क्या काम कर रहा है mg। फोर्स का फॉर्मूला तो Fs cos थीटा, यही ना हम लोग पढ़े हैं। हम लोग कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है, वस्तु जब नीचे से यहां तक गया तो नीचे की तरफ लगातार कौन सा फोर्स काम कर रहा था mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, कांस्टेंट फोर्स है, और इसको वस्तु को ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में। ये कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो फोर्स तो नीचे की तरफ काम करता है mg, चलो ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना किए हैं भाई, कितना हाइट तक लेके गए, h हाइट तक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब cos थीटा में थीटा कितना होगा जरा बताओ। फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स सदैव धरती की ओर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वस्तु जा किधर रहा है, ऊपर, दोनों उल्टा डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। एंगल कितना, तो यहां पे लिखेंगे cos 180। तो cos 180 क्या होता है, -1। तो mgh में माइनस लग जाएगा, तो यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया, माइनस mgh। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्लास है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, 2 मिनट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है यहां पे, -mgh। अच्छा ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में संभाल लो। और जरा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो वो कितना आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, -mgh। अच्छा यहां पर जरा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाले तो वो कितना आएगा जरा देखो तो, वो कितना आएगा, इधर कर लेते हैं, हेयर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज यानी कि कितना, डेल्टा यू से सूचित करते हैं उसको। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे। कोई भी चीज में चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया था इसके पास, देखो तो फाइनल तो mgh था और शुरू में क्या था पोटेंशियल एनर्जी 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो डेल्टा यू बराबर क्या, mgh। ये तो हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर -mgh था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर। अब यहां mgh के जगह पे उसको डाल सकते हैं, देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, ये mgh के जगह पे डेल्टा यू इस्तेमाल करेंगे, mgh के जगह पे डेल्टा यू। तो देखो तो जरा सा क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा यू ऐसे लिख सकते हैं,
अच्छा, इसको अगर इधर लेके गए, इसको उधर लेके गए, अगर इसको इधर लेके आएंगे तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी। ये रिलेशन क्या बता रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसको दोबारा बातचीत करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये इस तरीके से इसमें। अच्छा, इसका पिक्चर लोगे तो ले लो, घर से इसको लिख लेना, ठीक है? एक ये और दूसरा ये, दोनों का, ठीक है? लिखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ना। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो बराबर होता है माइनस वर्क डन बाय क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज हम लोग लास्ट कर दिए थे, ठीक है? इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है इसमें, हम लोग ये पढ़े थे, ये जाने थे कि यहां पर क्या हो रहा था। कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगा करके ऊपर लेकर के जा रहे थे, तो क्या हो रहा था इसमें? कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था? ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स था नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर था? ऊपर की तरफ। दोनों उल्टा डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया था? 180 डिग्री, इसलिए निगेटिव आया। अच्छा, अगर हम लोग एक और फोर्स यहां पर लग रहा है, इस पेन को जब हम लोग नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो हाथ से इसके ऊपर लगा रहे हैं एक और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है एक प्रकार का, जो कि ये कोई फोर्स, बाहरी फोर्स हम लोग जो हाथ से लगा रहे हैं इस पर, ये फोर्स हमारा क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरोध हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं ना। हम लोग जो हाथ से इस पेन को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के विरोध में एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, या यूं कहे कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। एक एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो काम कर रहा है, वो किधर? ऊपर की तरफ है। अगर इसके कारण वर्क देखेंगे, तो हम लोग ये एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हैं ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी तो किधर ही हो रहा है? ऊपर ही हो रहा है। तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है। तो इसमें अगर हम लोग WEXT, इसको क्या, ये क्या है? ये मेरा क्या है? कौन सा फोर्स के कारण? एक्सटर्नल फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? ये अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स ना। वर्क डन ये क्या है? ये मेरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हमारा फोर्स काम कर रहा है, उसके कारण क्या वर्क डन हुआ, ठीक है? तो उसके कारण जो वर्क अगर हम लोग निकालेंगे, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग डिनोट कर दिए। तो उसके कारण अगर वर्क निकालेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट था ना। पूछना नहीं, कितना बार तुमको समझाएं हम। ये चुपचाप से आकर के बैठो, डिस्टर्ब करते क्लास में। चलो देखो, तो यहां पे देखो, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं हम लोग? ऊपर की तरफ इधर लगा रहे हैं। और ये जो ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था mg, ठीक है? उससे हमको थोड़ा सा ज्यादा भी फोर्स अगर लगा देंगे, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लग रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तब नहीं ये ऊपर उठेगा। बराबर लगाएंगे तो नहीं कैंसिल आउट, है ना? लेकिन थोड़ा सा ज्यादा को फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर देंगे यहां पे। लगभग बराबर, लगभग हम लोग किसके बराबर? वही जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगा था उसके लगभग बराबर का फोर्स हम लोग ऊपर लगाएंगे। बराबर से जरा सा ज्यादा, तो जरा से ज्यादा को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। यानी कि mg जो लग रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब mg प्लस 0.000000001, उतना न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ भी लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो वो बाकी जो एक्स्ट्रा 0.0000 उतना था उसको क्या किए? नेग्लेक्ट कर दिए। तो सिर्फ यहां पे क्या करेंगे? जो mg फोर्स लग रहा था उसके लगभग बराबर का फोर्स हम लोग ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उस दौरान क्या होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा,
और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसका मान कितना होगा, mg। अच्छा, वर्क निकालने का तो जनरल फॉर्मूला है ही Fs cos थीटा। तो ये जो Wext है वो फोर्स हमारा जो mg था उसी के लगभग बराबर का फोर्स, जरा से ज्यादा मतलब लगभग mg फोर्स ऊपर लगाएंगे mg। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना किए हैं भाई, तो यहां से यहां तक जो लेकर के गए कितना, h हाइट ही न लेके गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है h। अच्छा, उसके बाद cos थीटा की बात करें तो थीटा बताओ तो कितना होगा 0 डिग्री, क्या कि इस बार फोर्स हम लोग ऊपर लगा रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो गया इसमें एंगल हमारा 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा कितना आया mgh, cos 0 तो 1 हो जाता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या आया mgh। इसको इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो ये जो चीज है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या था mgh ही था, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में ये हमारा mgh के बराबर, हम लोग लास्ट क्लास में निकाले थे ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या mgh, और यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है mgh, यानी कि ये हमारा किसके बराबर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी उसके बराबर। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा यू किसके बराबर Wext, तो यानी कि तीनों को बराबर कर दे अगर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है ये क्या है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के विरोध में जो फोर्स काम कर रहा है, यानी ये रिलेशन एक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ये था 11th का ही चीज। ठीक है, इसमें मतलब, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हम लोग यही दोनों से काम बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, चेंज इन, यहां पे हम लोग इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में हम लोग चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में, यहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा ना, तो जो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे ना यही चीज का हमको मेन काम है, हम चूंकि यहां तक बताए थे तो एक एक्स्ट्रा ये भी बता दिए थोड़ा। ठीक है, तो इसको फटाफट से लिख लिया जाए जहां तक किए थे हम लोग उसके आगे ना, ये तो हो ही गया था ना। उसके बाद आज बस क्या किए, इतना में ही वो ऐड किए खाली, है ना, लिख लिया जाए फटाफट से। पिछले वाले में जब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए निकाल रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स था नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल 180। अगला में जब एक्सटर्नल फोर्स के कारण निकाले वर्क तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री लिए थे। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब उधर का बेसिक हो गया, अब इधर चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, उसका कुछ कुछ टॉपिक है जिसका काम हमको अभी मतलब इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाला है, वो हम हल्का सा रिकॉल कर देते हैं। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का काम पड़ेगा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चैप्टर 2 में यूज पड़ेगा, चैप्टर 1 का चीज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया, जैसे कोई सरफेस दिया हुआ है इस तरीके से, कोई भी एक सरफेस है तो उस पर अगर टोटल चार्ज है Q और इसका टोटल एरिया है A, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज भागा एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज भागा, पढ़े थे ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, कोई भी सरफेस का चार्ज भागा एरिया कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पता चलेगा। और क्या क्या चीज होता था, ये एक सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला तो पढ़े ही थे। फिर अगला एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसका काम पढ़ने वाला है। जैसे मान लिया जाए ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, और चार्ज है, ये लंबाई चौड़ाई अनंत है, इसके कारण कुछ दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, इस चीज का काम पड़ेगा। ये सब चैप्टर 1 का चीज है। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगता है QE, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगता है QE
ना। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, बराबर QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर, तो नेट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन टॉर्क की बात करें अगर, तो टॉर्क ये थीटा एंगल है, अगर -Q से +Q की तरफ, ये थीटा एंगल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। टॉर्क लगता है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, या फिर यही टॉर्क बराबर क्या होता है, P साइन थीटा। ये चैप्टर 1 का चीज है जो 2 में काम आएगा। और क्या चीज है, तो कुछ और बेसिक हल्का हल्का सा पॉइंट है जिसको यहां पे भी हम डिस्कस कर देते हैं। अच्छा देखो, एक तो हमको आता है क्या चीज, फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज Q के कारण R दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, KQ/R², इसका काम पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट -Q और यहाँ पे +Q, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना, बीच की दूरी 2a, P बराबर क्या होता है, Q इंटू क्या 2a। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना होगा, 0, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो नेट चार्ज 0 होगा ना। डायपोल का चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं, लेकिन नेट चार्ज अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि नेट चार्ज बराबर, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो P/2a नहीं, अगर नेट चार्ज पूछेगा तो ये नेट चार्ज नहीं है, ये Q जो है ये मेरा नेट चार्ज नहीं है, ये बस चार्ज है, डायपोल का चार्ज पहचानने के लिए। तो नेट चार्ज पूछेगा तो वो क्या लिखेंगे, 0। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर क्या, -12। अच्छा ठीक, उसके बाद तीसरा चौथा एक पॉइंट और उसका जरूरत पड़ता है, एक और पॉइंट का ये जरूरत है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो आप देर पहले हम लोग डिस्कस भी कर लिए, इस पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, उधर फोर्स लगता है। और अगर कोई निगेटिव चार्ज रखा हुआ है तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है, ठीक है। ये सब कहां से है, चैप्टर 1 से। उसके बाद 5वां नंबर, एक बात और, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, याद करो -Q +Q, ठीक है, इसके सेंटर से R दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यहां पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2pk/r³, और इक्वाटोरियल पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, pk/r³, pk/r³। यही सब छोटा छोटा चीज है जिसका जरूरत हम लोग को पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 1 से। और ये टॉर्क वाला चीज, ठीक है, और प्लेन सीट, इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाकी तो ये सब सारा चीज ये है ही, ठीक है। तो इतना ही बेसिक है जिसका हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। इतना अगर मालूम है तो हमारा जो 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है वो आराम से स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में फिलअप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़